सभी दोस्तों का स्वागत है अनवरत भैंस की क्लास नंबर 14 में। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था भैंस की नस्लें। तो दोस्तों कल वाले वीडियो में हमने भैंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां वो देख ली थी। हमने भैंसों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने शरीर भार के आधार पे और भौगोलिक आधार पे वर्गीकरण देखा। उसके अलावा हमने जो NBAGR है उसके द्वारा रजिस्टर्ड भैंस की कितनी ब्रीड हैं वो देखी। इसके अलावा कौन सी ब्रीड है उसको ऐड किया गया, नवीनतम रजिस्टर्ड ब्रीड कौन सी है वो देखी। उसके बाद में दोस्तों हमने भारत की स्थिति देखी, भैंसों की संख्या के मामले में विश्व में कौन सा स्थान आता है। साथ में और भी बातें हमने की थी कि राजस्थान में कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे न्यूनतम भैंसें हैं वो पाई जाती हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम दोस्तों उससे आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि एकमात्र जो दलदली और कीचड़ भैंस है उसका नाम ल्यूट है, जो कि असम और मणिपुर राज्यों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये बातें हमने कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में भैंसों की कुल संख्या। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि राजस्थान है उसका दूसरा स्थान आता है यूपी के बाद में। और हमने ये भी बात कर ली थी कि पूरे भारत में 109.8 मिलियन है वो क्या है, भैंसें हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी हैं। तो दोस्तों राजस्थान में अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे आंकड़ा करोड़ में लिख रखा है। तो दोस्तों मैं बात करूँ 19वीं जो पशुगणना है जो 2012 में हुई थी, याद रखेंगे 19वीं पशुगणना है वो 2012 में हुई थी, जबकि 20वीं है वो 2019 में हुई थी। तो इनकी दोनों की तुलना करें तो 2012 वाली जो 19वीं पशुगणना है उसमें हमारे यहाँ पे 12.9 मिलियन या फिर 1.29 करोड़ क्या थी, भैंसें थी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार अब कितनी भैंसें हैं वर्तमान में, यानी ये नवीनतम जो पशुगणना है इसके अनुसार, तो 13.7 मिलियन या फिर हम बोलें 1.37 करोड़। तो दोस्तों वर्दी आपको नज़र आ रही है कितने परसेंट की हुई, तो 5.53% की क्या हुई, वर्दी हुई। तो याद रखेंगे दोस्तों राजस्थान में भैंसों की अगर हम बात करें संख्या में क्या हुई है पिछली पशुगणना की तुलना में, जो अब नवीनतम पशुगणना है उसमें वर्दी हुई है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, विश्व की प्रथम क्लोन कटड़ी, और एक क्वेश्चन आता है कि विश्व की प्रथम क्लोन भैंस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों विश्व की प्रथम क्लोन कटड़ी कौन सी है, तो इसका नाम है महिमा, जबकि विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है उसका नाम है गरिमा। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर आपसे क्लोन भैंस पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा गरिमा, अगर विश्व की प्रथम क्लोन कटड़ी पूछे तो आप कहेंगे महिमा। और दोस्तों हमने बकरी पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि विश्व की प्रथम क्लोन बकरी का क्या नाम है, तो नूरी, वो भी याद रखेंगे, जिसका जन्म 2009 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। तो 3 फैक्ट हैं वो याद रखेंगे कि विश्व की प्रथम क्लोन कटड़ी का क्या नाम है, महिमा, विश्व की प्रथम क्लोन भैंस का क्या नाम है, गरिमा, विश्व की प्रथम क्लोन बकरी का क्या नाम है, नूरी। तो ये बातें हैं वो याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में भैंसों की कुल संख्या याद रखेंगे, वर्तमान में 13.7 मिलियन। अगर आपसे करोड़ में पूछा जाए तो 1.37 करोड़। तो ये आंकड़े याद रखेंगे। और दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना की अगर हम बात करें तो वर्दी दर्ज की गई है या फिर कमी, तो आप कहेंगे वर्दी दर्ज की गई है कितनी, तो 5.53% की वर्दी है वो दर्ज की गई है। तो आप इतने फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि भैंस है उसके अन्य नाम क्या होते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे भैंस को महिष बोलते हैं, इसके अलावा इसको ब्लैक डायमंड और साथ में दूध देने की मशीन, तो 3 नाम हैं भैंस के। तो याद रखेंगे कौन कौन से नाम है, एक तो ब्लैक डायमंड, एक महिष और एक दूध देने की मशीन। और इसी प्रकार दोस्तों हमने बकरी के पढ़े थे, तो इसको वनस्पति का शत्रु कह दिया जाता है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, इसके अलावा इसको रनिंग डेयरी, डबल ATM, सीडलिंग मशीन और गरीब की गाय, ये हमने बकरी के उपनाम या अन्य नाम पढ़े थे। इसी प्रकार दोस्तों भैंस के अन्य नाम आप याद रखेंगे, ब्लैक डायमंड, महिष और दूध देने की मशीन। और दोस्तों अभी तक आपने जो बकरी की नस्लों वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, आपको हमारे चैनल
पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी पशु परिचर भर्ती 2023 के नाम से। उसमें जाके आप बकरी की नस्लों वाला वीडियो है वो देख सकते हैं। और अगर दोस्तों इस टॉपिक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो भैंस है उसमें मध्यकाल, मध्यचक्र और गर्भकाल है, इनकी क्या अवधि होती है। तो दोस्तों बात करते हैं भैंस में जो मध्यकाल है उसकी। तो दोस्तों भैंस में मध्यकाल का समय होता है 12 से 36 घंटे। याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भैंस का मध्यकाल होता है तो 12 से 36 घंटे। और दोस्तों गाय का मैंने आपको बताया था 10 से 24 घंटे। तो ये दोनों याद रखेंगे, गाय का जो मध्यकाल होता है वो 10 से 24 घंटे, जबकि भैंस का 12 से 36 घंटे, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों बात करें मध्यचक्र की तो गाय, भैंस और बकरी और सुअरी इन चारों में मध्यकाल है, मध्यचक्र है, स्ट्रेस साइकिल है वो 21 दिनों का होता है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे नोट लगा के लिख भी सकते हैं कि गाय, भैंस, बकरी और सुअरी इनमें अगर हम बात करें कि जो मध्यकाल होता है मध्यचक्र होता है वो 21 दिनों का होता है, लेकिन दोस्तों मध्यकाल का समय वो अलग अलग होता है। तो याद रखेंगे जो भैंस है उसमें मध्यकाल का समय होता है 12 से 36 घंटे, मध्यचक्र है वो 21 दिन का होता है। और बात करें गर्भकाल, तो गर्भकाल दोस्तों इसका होता है 310 दिन। तो गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन। और दोस्तों ऑप्शन आपको इसके आसपास का मिलेगा, आपको 307 दिन, 8 दिन ये मिले। और इसके अलावा कोई ऑप्शन 400 में हो या फिर 200 हो तो आपका राइट आंसर ये होगा, यानी 710 दिन। या फिर महीने में आपसे पूछे तो 10 महीने 10 दिन। तो ये याद रखेंगे, जिस प्रकार हमने गाय में पढ़ा था 9 महीने 9 दिन, उसी प्रकार भैंस में याद रखेंगे 10 महीने 10 दिन। दिन में पूछे तो 310 दिन। ठीक है, तो इतनी बातें हैं वो आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भैंस के महत्वपूर्ण संस्थान कौन से हैं, यानी भैंस के ऊपर जो रिसर्च है अनुसंधान हेतु या फिर उसके प्रजनन से संबंधित कोई अगर संस्थान है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो आप कहेंगे इंसार, हरियाणा में। तो याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के इंसार में स्थित है। और जबकि दोस्तों बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो आपका राइट आंसर होगा बल्लभ नगर, उदयपुर। तो दोनों ही फैक्ट याद रखेंगे। जो सेंट्रल लेवल का भैंस अनुसंधान संस्थान है वो तो है हिसार, हरियाणा में, जबकि हमारे राजस्थान का कहाँ पे है तो वल्लभ नगर, उदयपुर में। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हैं आपको याद रखनी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र राजस्थान में तो वल्लभ नगर, उदयपुर। जिला पूछे तो उदयपुर, अगर उसमें स्थान पूछ ले, जैसे आपको ऑप्शन मिल जाए वल्लभ नगर, रामसर, अविका नगर, तो आपका राइट आंसर होगा वल्लभ नगर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भैंस से संबंधित महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी की। जिस प्रकार दोस्तों हमने गाय के बारे में पढ़ा था, बकरी के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम देख लेते हैं भैंस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भैंसों का झुंड है उसको क्या बोलते हैं। तो आप कहेंगे हर्ड, यानी जो गाय भैंस है, मैंने आपको बताया था कि इनके झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है HERD, हर्ड। इसको बोलते हैं गाय और भैंसों का झुंड है उसको क्या बोलते हैं, हर्ड। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था भेड़ बकरियों का झुंड होता है उसको बोलते हैं, यानी जो भेड़ का होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बकरियों का होता है उसको ट्रिप बोलते हैं। तो याद रखेंगे भैंस और गाय का जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं, जबकि भेड़ का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। जबकि बात करें बकरी का तो उसको ट्रिप बोलते हैं, जबकि ऊंट की बात करें तो ट्रेन बोलते हैं। तो ये इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि जो यौन क्रिया है या फिर उसको मैथुन क्रिया, जिसको इंग्लिश में मैटिंग बोलते हैं, यौन क्रिया को कोपुलेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैंस में, तो उसमें बोलते हैं सर्विंग। और दोस्तों नोट लगा के यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, इन चारों में जो यौन क्रिया या फिर मैथुन क्रिया आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर्विंग होती है। ठीक है, और हमने बात की थी भेड़ में टपिंग और बकरी में तो हमने पढ़ा था तो सर्विंग। ठीक है, तो इन चारों में सर्विंग होता है, लेकिन दोस्तों जो भेड़ होती है उसमें इंपॉर्टेंट है टपिंग,
यानी यौन क्रिया या मैथुन क्रिया, उसको टपिंग बोलते हैं, किसमें, भेड़ में। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करें बच्चा देने की प्रक्रिया, यानी भैंस के द्वारा जो बच्चा देने की प्रक्रिया है उसको काविंग बोलते हैं। यानी गाय हो, भैंस हो या फिर ऊँट हो, इनमें जो बच्चा देने की क्रिया है उसको काविंग ही बोलेंगे। गाय में भी काविंग बोलेंगे, भैंस में भी काविंग बोलेंगे और ऊँट में भी काविंग बोलेंगे। जबकि बात करें कि जो गाय, भैंस, ऊँट है, इनके बच्चे को क्या बोलेंगे, नवजात को क्या बोलेंगे, तो काफ ही बोलेंगे। ठीक है। वैसे हम बोलते हैं कि गाय का बछड़ा, भैंस का कटड़ा, ऊँट का टोडिया या टोरडी, तो वो अलग अलग है हमारे क्षेत्रों में। लेकिन अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें, शब्दावली देखें, तो उसमें इन तीनों को काफ़ी बोला जाता है, तो आप याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि जो बफेलो बुल काफ, यानी दोस्तों हमने भैंस के बच्चे को क्या बोला, काफ बोला। जैसे वो जवान होगा तो उसको बफेलो बुल काफ बोलेंगे। ठीक है। तो जो जवान नर है उसको बफेलो बुल काफ बोलेंगे। जिस प्रकार दोस्तों हमने गाय पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि जवान नर है उसको बुल काफ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम भैंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके आगे बफेलो बुल काफ लगा देंगे। ठीक है। और जवान मादा हमने गाय में भी हिपर पढ़ी थी, भैंस में भी हिपर होती है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि जब वयस्क हो जाएगा तो हमने गाय में पढ़ी थी, उसको पढ़ा था बुल, यानी वयस्क नर को बुल हमने पढ़ा था। यहाँ पे दोस्तों भैंस पढ़ रहे हैं तो बफेलो बुल। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे कि जो वयस्क मादा हमने बोली थी गाय, और यहाँ पे बोलेंगे भैंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो भैंस। तो इस प्रकार आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बद्याकृत नर। तो दोस्तों गाय, भैंस, बद्याकृत नर की बात कर लेते हैं। तो हमने दोनों में यही पढ़ा था, बुल्लक और स्टीर, यानी बद्याकृत नर को बुल्लक और स्टीर ही बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर जो बंध्याकरण है कृषि कार्यों के लिए किया जाता है तो उसको बुल्लक बोलेंगे। अगर मांस उत्पादन हेतु बंध्याकरण किया जाता है किसी पशु को, यानी गाय भैंस में, तो उसको स्टीर बोलेंगे। तो स्टीर और बुल्लक याद रखेंगे, बद्याकृत नर को बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था कि गाय का मांस को क्या बोलते हैं, वीफ बोलते हैं। उसी प्रकार भैंस के मांस को बफन या फिर फ्लेश बोलते हैं। बफन या फ्लेश किसके मांस को बोला जाता है, तो आप कहेंगे भैंस के मांस को। जबकि गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, जबकि गाय के बच्चा यानी जो होता है बछड़ा, उसके मांस को व्हील बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो अगर आपसे पूछें कि हमने पढ़ा था कि एक भैंस होती है जलीय भैंस, दूसरी होती है दलदली या किचड़ भैंस। तो दोस्तों जो दलदली या किचड़ भैंस होती है उसके मांस को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे केरा बीफ। क्योंकि दोस्तों जो हमने बात की थी कि जो ये दलदली या स्वैम्प बफेलो जिसे हम बोलते हैं, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में पाली जाती है। उसमें से मुख्य रूप से नाम आता है मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो इन देशों में ये पाली जाती है। और दोस्तों फिलीपींस में इसको काराबाओ बोलते हैं। भैंस को मलेशिया में केरबान बोलते हैं, जबकि फिलीपींस में काराबाओ बोलते हैं। दोस्तों भैंस को इंग्लिश में तो बुफेलो बोलते हैं, लेकिन दोस्तों फिलीपींस की जहाँ पे भाषा है उसमें भैंस को काराबाओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिलीपींस वाले, क्या बोलते हैं, काराबाओ। तो याद रखेंगे। और काराबाओ से नाम बना है दोस्तों केरा बीफ। तो दलदली भैंस का मांस है उसको केरा बीफ बोलते हैं। और फिलीपींस में भैंस को काराबाओ, जबकि मलेशिया में भैंस को केरबान बोलते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों विश्व की प्रथम क्लोन जो कटड़ी है उसकी फ़ोटो है जिसका नाम है महिमा। ये आप देख सकते हैं, महिमा है वो विश्व की प्रथम क्लोन कटड़ी है, उसका नाम है। और इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी कि विश्व की प्रथम क्लोन जो भैंस है उसका क्या नाम है, तो गरिमा। याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं भैंस की प्रमुख नस्लें। दोस्तों हमने भैंस की जो NBAGR है उसके अकॉर्डिंग 20 नस्लें हैं वो पढ़ी थी। लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो भैंस की नस्लें हैं उनकी हमें विशेषता और उनका वितरण क्षेत्र, उसके उपनाम वगैरह है वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे जाफराबादी के बारे में। जाफराबादी दोस्तों जो कि गुजरात के काठियावाड़ या फिर हम जिसको बोलते हैं सौराष्ट्र गिर वन क्षेत्र में पाई जाती है या फिर इनको पाला जाता है। इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ। काठियावाड़ से याद रखेंगे कच्छ, और दोस्तों जाफराबादी से जैसे याद रखेंगे जामनगर, जूनागढ़। तो दोस्तों इस प्रकार आप याद करेंगे कि जाफराबादी है इसका उत्पत्ति राज्य है वो गुजरात, और ये गुजरात के
गिर क्षेत्र में पाली जाती है और गिर वाले क्षेत्र को काठियावाड़ के अंतर्गत आता है। और काठियावाड़ से याद रखेंगे कैसे काठियावाड़, कैसे कच्छ। तो ये दोस्तों कच्छ, जूनागढ़ और जामनगर, जाफराबादी से जूनागढ़ और जामनगर, ये याद रखेंगे, इन जिलों में गुजरात के पाली जाती है। तो आप याद रख लेंगे। और दोस्तों बात करते हैं जाफराबादी, ये भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल है। अगर आपसे पूछे कि भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी है तो आप कहेंगे जाफराबादी। इसको बोलते हैं मिनी एलिफेंट। तो याद रखेंगे मिनी एलिफेंट किस भैंस का उपनाम है तो आप कहेंगे जाफराबादी। और दोस्तों जाफराबादी की फोटो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए दोस्तों, आपको जाफराबादी है, यानी जो जाफराबादी भैंस है उसका जो मेल है वो आपको नज़र आ रहा है। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कितना भारी ये आपको नज़र आ रहा है और इसके सींग भी बड़े बड़े होते हैं और देखेंगे कि नीचे लटके हुए से आपको नज़र आते हैं। तो ये है जाफराबादी मेल। इसके अलावा दोस्तों बात करें जाफराबादी फीमेल, आपको ये नज़र आ रही है। और दोस्तों भैंस में अगर हम बात करें कि किस भैंस का जो गल कम्बल है वो विकसित होता है तो नाम आता है जाफराबादी का। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस भैंस में गल कम्बल है वो विकसित होता है, आपको ऑप्शन देगा मुर्रा, सुरती, महसाणा, जाफराबादी। तो आपका राइट आंसर होगा जाफराबादी। जाफराबादी का जो गल कम्बल है वो विकसित होता है। और दोस्तों भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी है तो आप कहेंगे जाफराबादी। और दोस्तों भारी है तो इसलिए इसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अपने बच्चे की केयर करती है, इसलिए दोस्तों इसको सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार दिया गया था 2004 में। ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि किस भैंस को सर्वाधिक, यानी किस भैंस की नस्ल को सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार दिया गया तो जाफराबादी को। और दोस्तों कब दिया गया तो 2004 में, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और भैंस की सबसे भारी नस्ल जाफराबादी और इसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं। कुंडलाकार दोस्तों आपको सींग नज़र आते हैं इसके। और दोस्तों माथा देखेंगे तो उभरा हुआ और चौड़ा माथा इसका होता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण विशेषता है। ये देखिए माथा इसका चौड़ा है और सींग दोस्तों आपको कुंडलाकार नज़र आ रहे हैं। ये इस जाफराबादी भैंस की महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं? भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल, इसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं और 2004 में इसको सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कुंडलाकार सींग, माथा चौड़ा। और दोस्तों जाफराबादी काठियावाड़ क्षेत्र, सौराष्ट्र जो ये क्षेत्र है, गिरवन क्षेत्र, इसमें पाली जाती है। जिलों की बात करें तो जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ हैं, ये ज़िले आते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सुरती के बारे में। तो दोस्तों सुरती है, इसके बारे में याद रखेंगे कि सुरती है, इसकी उत्पत्ति है वो भी गुजरात राज्य को माना जाता है। और दोस्तों गुजरात के किन जिलों में तो खेड़ा, बड़ौदा और नाडियाद, जिसको बोलते हैं नडियाद। ठीक है, तो याद रखेंगे ये नडियाद और खेड़ा, बड़ौदा इन जिलों में पाली जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे सुरती है वो सूरत में नहीं पाली जाती, यानी सूरत जिले में नहीं पाली जाती, जबकि ऑप्शन में आपको मिलेगा खेड़ा, बड़ौदा, नडियाद और सुरती, यानी सूरत मिलेगा। तो दोस्तों सूरत में ये नहीं पाली जाती, नाम इसका सुरती है, लेकिन ये सूरत ज़िले में नहीं पाली जाती। कौन से ज़िलों में गुजरात के पाली जाती है तो आप कहेंगे खेड़ा, साथ में बड़ौदा और साथ में ये नडियाद। ठीक है, नाम लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, नडियाद। ठीक है, तो इसलिए इसको नडियादी भी बोल दिया जाता है, तो याद रखेंगे। इसके अन्य नाम में आता है नडियादी, चरेटर, तलावदा। तो ये भी याद रखेंगे कि इसके उपनाम क्या हैं तो आप कहेंगे चरेटर, एक नडियादी और एक तल्लावदा। ठीक है, तल्लावदा ये भी उसका उपनाम है। तो 3 उपनाम है सुरती के, याद रखेंगे। और गुजरात के खेड़ा, बड़ौदा, नडियाद जिलों में पाली जाती है। नाम है 3 उपनाम इसके, चरेटर, तल्लावदा और नडियादी। दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता याद रखनी है सुरती के बारे में कि इसके सींग है वो किस प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे हंसियाकार या दरांतीकार, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिक्कल शेप। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भैंस की नस्ल के सींग हैं वो हंसियाकार, दरांतीकार या सिक्कल शेप के होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा सुरती। और दोस्तों बात कर लेते हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ सुरती की और बातें ये बता देता हूँ आपको। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जलीय भैंस है, उनका अधिकांशतः जलीय भैंसें हैं, उनका रंग काला होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप हमने बात की थी सुरती और जो बदावरिया उनका रंग है बादामी होता है। तो दोस्तों ये देखिए हल्का बादामी सा कलर आपको नजर आएगा सुरती में। और इसके सींग देखेंगे एकदम
द्रांति जैसे आपको नजर आएंगे या फिर हंसिए जैसे नजर आएंगे, इंग्लिश में बोलें तो सिकल शेप। और दोस्तों इसका पेट देखेंगे तो नाव जैसा पेट आपको नजर आएगा, ठीक है, वेज शेप जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वेज शेप। तो वेज शेप या नाव जैसा पेट किसका होता है, तो सुरती, यानी भैंस की जो सुरती नस्ल है उसका पेट है वो नाव जैसा होता है। और दोस्तों बात करें कि इसकी गर्भकाल अवधि, इसका फैक्ट याद रखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि सुरती, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया था कि सुरती की जो गर्भकाल अवधि है वो कितनी होती है, तो 305 दिन। तो ये अलग से याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों हमने भैंसों का गर्भकाल देखा था 310 दिन या फिर दोस्तों मैंने आपको बताया 307 दिन। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सुरती का जो गर्भकाल अवधि होता है वो 305 दिन। तो ये इतनी बातें हैं वो सुरती के बारे में आप याद रखेंगे। ये सुरती भैंस की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेहसाणा के बारे में। मेहसाणा के बारे में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है कि ये द्विसंकरण से विकसित क्या है, भैंस की नस्ल है। इसको दोस्तों मेहसाणा में देखेंगे तो मैं से मेहसाणा, मैं से मुर्रा, प्लस अभी हमने पढ़ा सुरती। तो दोस्तों ये मुर्रा और सुरती इन दोनों का क्या है, क्रॉस है। तो दोस्तों मुर्रा और सुरती के क्रॉस से विकसित भैंस की नस्ल कौन सी है, मेहसाणा, जो कि दोस्तों गुजरात की भैंस की नस्ल है। और दोस्तों ये गुजरात के मेहसाणा, साथ में बड़ौदा, बनासकांठा और साबरकांठा इन जिलों में क्या है वो पाली जाती है। जिस प्रकार दोस्तों हमने जाफराबादी के बारे में पढ़ा, जामनगर, इसके अलावा जूनागढ़ और कच्छ पढ़ा था, उसी प्रकार दोस्तों सुरती के बारे में हमने खेड़ा, बड़ौदा, नडियाद पढ़ा था। इसी प्रकार दोस्तों मेहसाणा के बारे में याद रखेंगे। एक तो मेहसाणा नाम से ही मेहसाणा जिला हो गया, इसके अलावा बनासकांठा, साबरकांठा और बड़ौदा इन क्षेत्रों में ये पाली जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे कि ये मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। और इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक लंबा दूध काल किसका है, तो आप कहेंगे मेहसाणा का। कितना, तो आप कहेंगे 325 दिन। तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा कि भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल या दूध काल किस भैंस की नस्ल का होता है, तो मेहसाणा का। और कितना, 325 दिन। याद रखेंगे दोस्तों इसके बारे में। और दोस्तों एक फैक्ट और कि मेहसाणा है वो भैंस के साथ साथ बकरी की भी नस्ल है। लेकिन दोस्तों अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आपको भैंस ही करना है, क्योंकि दोस्तों प्रसिद्ध अगर हम बात करें तो ये भैंस की ज़्यादा नस्ल है जो कि प्रसिद्ध है। जबकि बकरी दोस्तों ये रजिस्टर्ड तो है NBAGR के द्वारा, लेकिन दोस्तों इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी मेहसाणा है। तो दोस्तों यानी मेहसाणा याद रखेंगे बकरी और भैंस दोनों की नस्ल है। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में बकरी और भैंस दोनों आपको मिलते हैं तो दोस्तों आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो भैंस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। और मेहसाणा के बारे में फैक्ट याद रखेंगे दो कि ये सुरती और मुर्रा का क्रॉस है और भैंस की नस्लों में सर्वाधिक लंबा दूध काल इसी भैंस का है। और कितना है, 325 दिन। तो दोस्तों ये आज हमने पढ़ा मेहसाणा, सुरती, जाफराबादी नस्लों के बारे में, साथ में भैंसों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा हमने पढ़ा कि भैंसों के अन्य नाम, इसके अलावा मध्यकाल, मध्यचक्र, वो सारी बातें हमने की। कल हम पढ़ेंगे मुर्रा। इसके अलावा ये दोस्तों मेहसाणा की फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेहसाणा जो कि सुरती और मुर्रा का क्रॉस है। कल हम दोस्तों पढ़ेंगे मुर्रा के बारे में, साथ में हम पढ़ेंगे नीली रावी, बदावरी, और साथ में हम पढ़ेंगे और जो नस्लें हैं जिसमें बदावरी का नाम आता है, टोडा का नाम आता है, नागपुरी, गोदावरी, इन सभी के बारे में कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आज वाली, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों जो भी साथी आपके पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्लास को शेयर करना न भूलें। जल्दी से जाइएगा दोस्तों, शेयर वाले बटन पे शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों बकरी वाले जो हमारा चैप्टर था उसके अगर PDF आपको चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।